नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। गेस्ट इन न्यूज़ रूम में इस बार हम आपको ऐसे अतिथि से मिलवा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार चुनाव की जो जीत रही है उसके पीछे जो बड़ी शख्सियत हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत विस्तार बहुत न्यूज़ धन्यवाद के ब्रजेश जी। न्यूज़ रूम में। ये हमारा एक छोटा सा न्यूज़ रूम है और हम लोग अपने अतिथि को यहाँ लाते हैं, बुलाते हैं, न्यूज़ रूम दिखाते हैं, अपने सारे सहयोगियों से परिचय करवाते हैं और कुछ सवाल भी पूछते हैं। आप तो विस्तार न्यूज़ की लॉन्चिंग टीम में भी आए थे और हम लोग को 3 महीने हुए हैं, तो क्या फीडबैक है ये आपके तो पास? ब्रजेश जी, मैं आपके न्यूज़ रूम में आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपके मुंह पर नहीं, न्यूज़ रूम में आने के पहले से विस्तार न्यूज़ ने जो अपना स्थान बनाया है मध्य प्रदेश के अंदर, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपकी मेहनत, आपकी जो टीम है, उसके कारण से आज मध्य प्रदेश में एक जो रीजनल हमारे चैनल्स हैं उसमें एक अच्छा स्थान आज विस्तार न्यूज़ ने बनाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने आपके लिए कुछ तस्वीरें सजाई हुई हैं, देखिए कितनी सारी तस्वीरें हैं आपकी, और कोशिश की है कि जो आपकी पूरी मेरे विद्यार्थी समय के कार्यकाल की भी चीज़ें हैं। जी जी, अच्छा, विद्यार्थी परिषद की भी है। हाँ, एक उसमें जो मूवमेंट हमारा था, यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये उस समय का चित्र था। माननीय अमित शाह जी जब खजुराहो पधारे थे, ये उस समय का और उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ भी की थी। ये तो उनका आशीर्वाद है। और हमेशा से वैसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये जो लीडरशिप है माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी, ये अपने कार्यकर्ताओं को कैसे अप्रिशिएट किया जा सकता है, इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की राजनीति में इन दोनों तीनों नेताओं ने अपना एक बड़ा स्थान बनाया कि अपने कार्यकर्ता को कैसे ऊपर ले जाना या उसे ताकत कैसे देना। तो उसमें अमित शाह जी तो हमेशा से इस भूमिका में मुझे तो आशीर्वाद हमेशा से दिया है उन्होंने। अच्छा, लोग ऐसे ही आपके बारे में भी कहते हैं। हमने आपके लोगों से जानना चाहा कि बी.डी. शर्मा जी के लिए क्या कहेंगे आपके कार्यकर्ता। बहुत कुछ आम कार्यकर्ताओं से भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारे अध्यक्ष जी को कुछ शब्दों में समेटना हो तो कहेंगे सहज और सरल। अब ये स्वभाव और उसमें हमेशा से रहा भी है, और राजनीति में मैं ऐसा मानता हूँ कि सहज उपलब्ध रहना और सरल भाव के साथ कार्यकर्ता से बात करना, ये हमारी कार्य पद्धति का भी एक हिस्सा है। आपकी परवरिश जहाँ से हुई और आप जिस इलाके से आए हैं मुरैना से, वहाँ ये सहजता सरलता थोड़ी मुश्किल से मिलती है। ये तो आपने ब्रजेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात निकाली है। मैं जब विद्यार्थी परिषद का फुल टाइमर हुआ आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, तो मैं उज्जैन में संगठन मंत्री होकर के गया। तो मैं जब बात करता था तो मुझे कुछ सीनियर्स ने कहा, यार तुम कैसे बात करते हो? तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नहीं भैया, बोले ये चंबल में हो सकता होगा, यहाँ तो लोग बुरा मानते हैं। उस समय से मैंने अपने आप को करेक्ट किया कि चंबल की जो भाषा है, जैसे तू शब्द है, हाँ। ये चंबल में बड़ा सहज है, मतलब आत्मीयता वाले व्यक्ति को तू कहा जाता है। लेकिन बाकी रीजन में इसको बड़ा बुरा मानते हैं, आप कैसे बात करते हैं? तो ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अपने व्यवहार में करेक्टिव होना, ये मैंने हमेशा सीखा भी। और विद्यार्थी परिषद के कारण से भी, संघ के कारण से भी, जो चीज़ें अपने जीवन में ठीक कैसे की जा सकती हैं, मुझे लगता है कि उसका परिणाम है कि धीरे धीरे मैं इस दिशा में अपने आप के नेचर को भी परिवर्तित कर सकता हूँ। तो एक बड़ा अक्खड़पन भी रहता है ग्वालियर चंबल के लोगों में, थोड़ा तने रहते हैं। तो वो सीधे आप माने मुरैना से आप सीधे मालवा आए? मुरैना से सीधे मालवा में उस समय, फिर अपने आप को बदलने की कोशिश की? उसके बाद यही हुआ, मुरैना से मालवा आया, मालवा से मैं फिर महाकौशल गया, जबलपुर में 8 साल रहा, 4 साल उज्जैन में रहा, फिर भोपाल आया। तो मुरैना से मैं 91-92 के बाद फिर लगातार मेरा एज ए फुल टाइम काम विद्यार्थी परिषद में प्रदेश के अन्य हिस्सों में रहा, और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी होने के कारण से पूरे देश भर के अंदर घूमा। तो इसलिए नेचुरली कई चीज़ें चेंज हुई, और स्वभाव को, अपने व्यवहार को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। एक बड़ी अच्छी बात है कि विद्यार्थी परिषद में जो कहा जाता है कि मैन मेकिंग प्रोसेस, तो इसके कारण से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें हैं उसको परिवर्तित करना है अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। ये भूमिका मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद का बड़ा रोल रहा, जो अपने आप को तैयार करना। वीडियो में हमारे जो न्यूज़ रूम है उसकी एक खासियत ये होती है कि हम लोग भी सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से, मेहमान से। ये विवेक हैं, हमारे एंकर हैं। विवेक, क्या पूछना चाहोगे बी.डी. शर्मा जी से? सर, मैं भी चंबल का ही हूँ, ग्वालियर से। आप किस्मत को मानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं।
ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी किस्मत को देख के मुझे किस्मत पे ज़्यादा भरोसा हो गया। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा, नो डाउट, लेकिन जब से आप मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, शुभंकर के तौर पर आपको पहचाना जाता है। फरवरी में आप शपथ लेते हैं, अध्यक्ष बनते, मार्च में सरकार बदल जाती है, उसके 29 में से 29 भूतों न भविष्यति। मतलब आप इतने शुभ हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कि इससे पहले शायद ही कोई ऐसा रहा हो। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई किस्मत है या फिर मेहनत के साथ साथ ये प्रभु का आशीर्वाद है? इसमें मैं दोनों बातें मानता हूँ कि जब ये जिम्मेदारी मिली और जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरे मन में हमेशा ये रहा कि इस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को कैसे बनाना। मैं एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य किसान परिवार से आया हुआ और मैं एक फुल टाइमर था। मुझे बीजेपी में डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कभी करूँगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो मुझे लगा कि फुल टाइम काम ही कहीं करेंगे, संगठन महामंत्री बनेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन हमारे नेतृत्व ने मुझे कहा कि नहीं, आपको डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाना है। तो उस समय जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना, तो मैंने हमेशा, ब्रजेश जी तो मेरे हमेशा संपर्क में रहे, हमने प्रयास किया कि इस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाना है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ ठाकरे जी ने संगठन को खड़ा किया हो, राजमाता जी ने खड़ा किया हो, प्यारेलाल खंडेलवाल, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, फिर शिवराज जी से लेकर के एक नई जनरेशन, ऐसे लोग खड़े हुए हैं। उसका काम, उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो उस भाव के अनुरूप बनाते हुए अपनी मेहनत करना। और ये पक्की बात है कि मनुष्य के जीवन में किस्मत भी होती है। बीटी शर्मा जी, ये हमारी एंकर हैं अंजलि, कुछ जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप राजनेता हैं, आपका कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता है, हर दिन आपको राजनीति में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ आप पिता भी हैं और एक छोटी सी बिटिया के पिता हैं, तो उसके लिए वक्त निकाल पाते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और इससे मैं इस प्रश्न से रोज संघर्ष करता हूँ। जी, चैलेंजिंग। मेरी धर्मपत्नी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। अभी बिटिया मेरी अभी पिछले 14 जुलाई को 3 वर्ष की हुई है। 3 साल की। वो लगातार इस बात की अपेक्षा करती है कि मैं उसके साथ रहूं। हाँ। और बिटिया को भी ऐसा, मतलब वो तो अभी छोटी है लेकिन प्रयास से होता है। वास्तव में हम समय नहीं निकाल पाते क्योंकि मजबूरी ऐसी होती है कि मैं अध्यक्ष होने के नाते से हर जगह प्रदेश के अध्यक्ष को रहना है। बिल्कुल। रोज मीटिंगें चलनी है। अब तो आप कभी कभी सांसद तो भी मुझे इतनी परेशानी होती है कि अच्छा आपकी ये मीटिंग होगी, अच्छा कल फिर ये भी होगी, तो परसों हम कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते। प्रयास करता हूँ कि समय दे सकूँ लेकिन मैं जस्टिस नहीं कर पाता। नहीं, चलिए, आपकी सही बात, आपने बहुत गहरी बात कही कि बड़ा मुश्किल होता है परिवार के साथ सामंजस्य करना। ये भी कुछ पूछना चाहेंगे प्रतिज्ञा? हाँ बिल्कुल, जैसे लोग परिवार की बात कर रहे हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो सांसद भी हैं, बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता है, कभी गुस्सा आता है और अगर आया तो कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, इसके मामले में मैंने अपने नेचर को बहुत बदला है। मैं अभी ब्रजेश जी को यही कह रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को सीखना, ये हमने उस समय से सीखा। इसलिए गुस्सा आता है लेकिन कार्यकर्ता पर नहीं आता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जब जाता हूँ तो कार्यकर्ता मेरे लिए रात को 3 बजे भी खड़ा होता है, सुबह 4 बजे पहुँचूंगा तब भी खड़ा होगा। दिन भर वो खाएगा नहीं, घर वालों की डांट भी खाएगा, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनका नेता आया है, तो वो जब हमारे पास आता है और टाइम भी आता है तो हमें सोचना पड़ता है कि ये हमारे लिए इतनी मेहनत करता है और आज अगर इसके भले ही उसका कोई काम नहीं होगा, उसको 2 सेकंड मिलना होता है, तो उस समय कभी इरिटेशन होता है कि यार अभी हम आए हैं और तुम रात को 1 बजे बात कर रहे हो। पर मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी तब वो बात कर रहा है। तो नेचर में थोड़ा इसको परिवर्तन करते हैं। कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा जानबूझ करके इरिटेट करते हैं, तो कभी उनसे भी थोड़ा प्रेम से बात करके उसको समाधान निकालना पड़ता है। नहीं तो अदरवाइज आज के समय में तो मीडिया इतना ज़्यादा है कि प्रदेश अध्यक्ष नाराज हो गए, यही चल जाएगा। हाँ, ये हमारी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सहजता से इन चीज़ों को मैं समाधान निकालता हूँ। न्यूज़ की ब्रेकिंग तो हो जाएगा, अध्यक्ष जी नाराज हुए। मगर आपको सर जब यहाँ वीडी भाई बुलाया गया था, आप तो एबीपी के संगठन मंत्री थे, आपको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो ये उम्मीद थी या इस उम्मीद से बनाया गया था सड़कों पर उतर के संघर्ष करेंगे अपने विद्यार्थी परिषद के टीम के साथ, मगर वो संघर्ष की नौबत आई नहीं और सब कुछ अच्छा होता गया। लेकिन विजय जी, इसमें मैं एक बात कह सकता हूँ, विपक्ष का एग्रेशन, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था, यूथ अगेंस्ट करप्शन, कमर्शलाइजेशन के खिलाफ मूवमेंट, मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो देश के अंदर एक बड़ा ये जो नीट है आज, ये नीट उस समय हम लोग ही मूवमेंट इसका खड़ा कर रहे थे। और करप्शन और एजुकेशन में कमर्शलाइजेशन के खिलाफ तो बहुत हमने आंदोलन, जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। लेकिन इस एग्रेशन को पॉजिटिवली कैसे लाया जा सकता है,
तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं जब से अध्यक्ष बना या जनरल सेक्रेटरी बना, तब से ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिवली भी एग्रेशन से कार्यकर्ता काम कर सकता है। तो ये भूमिका मैंने छोड़ी नहीं कि मैं, सरकार हमारी है केंद्र में भी राज्य में भी, तो इसलिए अब एग्रेशन नहीं चलेगा। एग्रेशन कहाँ चलेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन को बूथ लेवल पर खड़ा करने में एग्रेशन आना चाहिए, और वो एग्रेशन मध्य प्रदेश के अंदर आया। और आज मैं कह सकता हूँ, गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में अगर विजय का इतिहास विधानसभा में, लोकसभा में, लोकल बॉडीज़ में जो भी हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है और कार्यकर्ता का बूथ लेवल पर एग्रेशन है। इसलिए आज सजग प्रहरी के तौर पर बूथ पर कार्यकर्ता ने काम किया, इसलिए हमने इतिहास इस बार रचा है। तभी आप लोग शायद जीत के बाद भी मीटिंग्स करते रहते हैं। लगातार करते हैं। और हम लोग यही बात के हैरान रह जाते हैं कि लोग हार की बात करते हैं, आप जीत के बाद भी करते हम हैं। जीत के बाद भी करते हैं, और जीत में कहाँ कमी, जीत में कौन सा ऐसा सेक्टर छूटा है जहाँ हम कमज़ोर हैं। और आप उन उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं। विजयपुर भी इतिहास बनाएंगे, और बुधनी तो माननीय शिवराज जी का क्षेत्र है, हम वहाँ भी इतिहास बनाएंगे। ये अंशिका हैं, शर्मा एंकर है। नमस्ते सर। सर ने जब जीत की बात की तो सर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना, आप जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, जिम्मेदारी तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तभी मुझे एहसास हो गया था कि इसके अनुरूप अपने आप को बनाना है। इस पूरे चुनाव में जो सबसे जिस सीट पे सबकी नज़र थी वो थी छिंदवाड़ा, और आप लोगों ने वही चुनाव जीत लिया। तो आप बता रहे हैं कि आपने कितनी तैयारी की थी, सब कुछ किया था, ये निश्चित ही बड़े गर्व किया था। हम आप पूछेंगे कि हमारे सब जितनी महिला सहयोगी हैं वही पूछ रही हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने पहले से कह रखा था हम वीडियो वाइज सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सर, लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश ने शिव और विष्णु की जोड़ी को खूब प्यार दिया। इसके पीछे का राज भी बताइएगा कि आखिर ये जोड़ी कमाल क्यों कर दिखाती है। लेकिन अब चूंकि शिवराज जी केंद्र में पहुंच गए, तो क्या आने वाले समय में ये जोड़ी एक बार फिर से देखेगी? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष वर्किंग सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है। राजनीतिक दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विशेष कार्य पद्धति है, उस पर हम काम करते हैं। उसका टीम स्पिरिट एक पहला हमारा हिस्सा है कि मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम टीम स्पिरिट के साथ काम करें। सामूहिक नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये विशेष तौर पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे तो विशेषता क्या है, तो ये भाजपा की विशेषता है। न्यूज़ में आपसे बहुत सवाल हो गए, अब थोड़ा आपको स्टूडियो भी हम दिखा देते हैं। दरअसल जो स्टूडियो हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा बेहतर स्टूडियो हो, और जो मध्य प्रदेश में जो रीजनल चैनल्स हैं, क्षेत्रीय चैनल है, उनमें एक अच्छी पहचान बने और दर्शकों को हम एक हाई क्लास और वर्ल्ड क्लास लेवल का जो स्टूडियो है या जो प्रसारण है वो दे सके। नहीं ब्रिजेश जी, आपने वास्तव में न्यूज़ रूम तो अच्छा है ही, लेकिन आप सब ने मध्य प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी ही कम समय में एक अच्छा स्थान विस्तार न्यूज़ ने बनाया है। वीडियो हम लोगों ने तो न्यूज़ रूम में काफ़ी देखा, और न्यूज़ रूम में आपसे काफ़ी लोगों ने अपने सवाल किए, मगर अब हम बात करें उसकी कि आप कैसे एक मुरैना के छोटे से गांव से निकल के एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक बालक जो स्कूलिंग करने मुरैना आता है, अपने गांव सुजनपुर से मुरैना आता है, मुरैना से ग्वालियर जाता है, तो क्या कभी उसने सोचा था कि ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? ब्रिजेश जी, ये तो कभी जीवन में कभी कल्पना भी नहीं थी। मैं तो एक सामान्य किसान परिवार का छात्र के रूप में मैं गांव में कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी को लगा कि इसको यहाँ से शिफ्ट करो, तो मुझे मुरैना शिफ्ट किया। मुरैना मैंने अपने आप को, चूँकि गांव का विद्यार्थी मुरैना एकदम अपने आप को सेटल करेगा ये संभव नहीं था। एक अच्छा स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया था, तो मैंने धीरे से प्रयास करके, मन में कभी ये नहीं था कि राजनीति भी करेंगे या इस दिशा में जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर लगती थी, गांव का विद्यार्थी होने के नाते से जो अव्यवस्थाएं थी उसके प्रति मन में आक्रोश जरूर रहता था कि पिताजी को देखते थे, पिताजी कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लोग किस प्रकार से किसानों को या किस प्रकार से गांव के लोगों को डील करते हैं, ये मेरे मन में हमेशा रहता था। मुझे लगता है उस गांव की मिट्टी का भी असर है जो हमेशा से थोड़ी सी बेचैन और बागी रहती है। ये है ना, ये वो मैंने आपको वही कहा कि उस गांव की मिट्टी है, वहाँ का पानी है, ये हमेशा दुरावस्था के दौर के खिलाफ खड़े होना। जरा भी कुछ होता है तो जब मैं विद्यार्थी परिषद में आया तो कॉलेज की समस्याओं को लेकर के जब चीज़ें, हमने कहा ये कैसे हो सकता है, उसके खिलाफ जब खड़ा होना शुरू तो विद्यार्थी परिषद को लगा ये छात्र जो है ये इसके मन में थोड़ा सा प्रश्न उठते हैं, तो उस समय की एबीपी की लीडरशिप ने मुझे पिकअप किया और उन्होंने फिर ये काम देना शुरू किया और हम लोग लगातार आंदोलन,
समस्याओं के खिलाफ, प्रदेश के लिए। फिर मेरे मन के अंदर जो एक भाव पैदा हुआ कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, हम अपना समय लगाएं। तो मैंने घर से माताजी से पहले तो अनुमति नहीं ली, लेकिन बाद में कहा कि मैं एक काम करना चाहता हूँ। तो मैं आफ्टर MSc एग्रीकल्चर करने के बाद फुल टाइम निकला। तब मेरी माताजी ने कहा कि खाना कहाँ खाओगे। पिताजी ने कहा कि देखो भाई, वो मेरी शादी करना चाहते थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं करूँगा, मुझे तो फुल टाइम जाना है। उन्होंने कुछ तय भी कर लिया था जो गाँव के अंदर जनरली होता है, आप तो जानते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा यार तुमने सब, हमारी मुरैना की भाषा है, हमारी नाक कटवा दी तुमने, हमने कुछ तय कर लिया था। लेकिन पिताजी का मैं आप आज को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि देखो, आपको जो काम करना है आप करो, लेकिन कभी हमारी नाक मत कटवाना कहीं। ये मुरैना की भाषा है कि कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी बदनामी हो। तो चूँकि मैं विद्यार्थी बस से संपर्क में था, फिर लगातार मैं 20 ईयर्स एज ए फुल टाइम, छोटे लेवल से लेकर के राष्ट्रीय महामंत्री तक, जो देश के अंदर एक चुना जाता है विद्यार्थी बस, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मुझे अवसर मिला और नेतृत्व ने हमेशा सिखाया। उसी का परिणाम है कि मुद्दों पर लड़ना और उनके खिलाफ खड़े होना, ये वहीं से मैंने सीखा। आपने जो गांव की बात की, तो मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं आपके साथ गांव गया था, आपके गांव गया था। हम दिखाना चाहेंगे, वो वीडियो दिखाइए बीडी भाई के गांव का। इसी मंदिर से पूजा करते हुए आप खड़े हैं, यहीं से आशीर्वाद मिला। लेकिन गांव में पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, ये थोड़ा मुझे भी जमा नहीं, क्योंकि ये लगा था कि सभी समाज के लोग, बाकी लोग एक गाँव होकर के आना, मिल करके आना। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आज इस स्थान पर काम करने का अवसर अगर मिला है, तो इस माटी में पढ़े लिख करके तैयार होकर के आप आशीर्वाद। यहीं से तैयार होकर के हनुमान जी का जो मंदिर है, इस मंदिर पे मैं जब छोटा था तो हमेशा पूजा करने का काम मेरा ही था। अच्छा। दीपक लगाने का काम मेरा ही जिम्मेदारी थी। ये हमारा घर है, सब पुराने हमारे यहाँ, तो इसलिए थोड़ा जरा आज चूंकि पहली बार मैं पॉलिटिकल रूप में आया, अब भावुक भी हो गए, इसलिए थोड़ा जरा मन जो है ना, कि सभी वरिष्ठों से जो आशीर्वाद मिला है और उसके कारण से आज सब कुछ बहुत जल्दबाजी मैंने शूट किया था। मगर उस दिन मैंने देखा कि आप उतने सारे लोगों के सामने बड़े भावुक हो रहे थे, क्या वजह वो ब्रिजेश जी, चूँकि वो जो स्थान था, उस स्थान पर पहुंचने के बाद हमेशा मेरे मन के अंदर कि मुझे माताजी, हनुमान जी का हमारा मंदिर है, हमेशा दीपक लगाने के लिए वो मुझे भेजती थी, तुम जाके दीपक लगाए। शाम को मेरी ड्यूटी थी करना। वहीं जिस कुएं पर हम नहाते थे, जिस कुएं पर पशुओं को पानी पिलाते थे, तो वो सारे दृश्य उस दिन मेरे मन के अंदर कि हम यहाँ इसी माटी में खेल करके यहीं पर तैयार हो, और उस पेड़ के नीचे जहाँ अपन काम कर रहे थे, जहाँ कार्यक्रम था, उसी पेड़ के नीचे हम पढ़ते थे। अच्छा। भैया में पढ़ाते थे कि जरा 5वीं 6वीं में, जब हमारा स्कूलिंग मेरी 8वीं तक गांव में ही हुई, तो वो एक नेचुरली मन के अंदर भावनात्मक तौर पर अपना गांव जो जनरली आते हैं, तो उस दिन थोड़ा मैं भावुक इसके कारण से। और इतने सारे लोग आए थे गांव में, पूरे अपने गांव के सारे सीनियर लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, जो इतने सालों से वहाँ हैं। मैं तो छोटा सा था, तब से मैं उनको देख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं सबसे आज आशीर्वाद लूँगा, लेकिन वो सब बैठे थे और मैं एक पॉलिटिकल लीडर के नाते से वहाँ संबोधित कर रहा था, इसलिए मन में थोड़ा भावनाएं कुछ ज़्यादा थी। मैंने वहाँ लोगों से बात भी की थी, तो मैंने पूछा था कि आपको कैसे याद करते हो। उनका कहा कि वो गांव से निकल गया था, तो हमको लग गया था कि कुछ बन के ही आएगा। तो गांव के लोगों को भरोसा था कि आप कुछ बन के आएंगे। ये बात पक्का है। तो जब गांव से निकले थे, तो आपके मन में कुछ सपना था, आंखों में कुछ? ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे गांव की मेरी एक घटना है। गांव में एक बार मेरे साथ कुछ लोग शराब पी करके, और वो कुछ ऊधम कर रहे थे। गांव के ही लड़के थे, जनरली हमारे गांव में ऐसा होता नहीं था, लेकिन तो वो जब कर रहे थे, मैंने ऑब्जेक्ट किया, यार ये तुम यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस घटना के कारण से मेरा विवाद हुआ, और विवाद इतना बड़ा हुआ कि जो गांव में वर्ग संघर्ष होता है मुरैना के अंदर, जो आप कभी देखते होगे कि गोलियां चली, ऐसे उस दिन का दृश्य था। मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ था। बाद में दूसरे पक्ष के लोग दूसरे दिन अटैक किए राइफलों के साथ। मेरे घर भी बड़ा घर है, तो मेरे घर में भी 4 राइफल थी। लोगों ने मोर्चे लेकर के उस दिन बैठ गए थे,
और ऐसा लगा कि यहाँ पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे मामला रोका, उनको अरेस्ट किया, थाने में भेजा। उस दिन मेरे घर वालों ने कहा कि इसको भैया यहाँ से शिफ्ट कर दो। तो ऐसे कभी जो ऐसी चीज़ें होती थी उनके खिलाफ मुझे मेरे मन के अंदर आक्रोश, गुस्सा हमेशा रहा। हाँ, अनुशासन के साथ रहना ये मेरी एक हमेशा से मुझे माताजी ने, पिताजी ने, परिवार ने हमेशा सिखाया। तो ये ऐसे मुद्दों पर लड़ना, ऐसी चीज़ों के खिलाफ खड़े होने का मन हमेशा गांव से जब निकला हूँ या गांव के अंदर था तब ये हमेशा रहा। और मैं जब कॉलेज में गया तो सीधे विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, तो उसके बाद चीज़ें फिर अलग बनना शुरू हो गई। जो मैं चाहता था, जिन मुद्दों पर जो मेरे मन के भाव थे, वो सीधे एबीपी के उस सिस्टम के साथ जुड़ गए और हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आप भी लोगों का जो दिल जीतते हैं और लोगों को भरोसे में लेते हैं, मगर लीडरशिप भी आपको बड़े भरोसे में लेके चलती है। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे, एक वीडियो और दिखाइए जरा। मैं वीडी को जानता हूं, वीडी को टिकट मिला, सबको आश्चर्य हुआ था। मगर मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, बेटे बेटियों की पार्टी नहीं है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा वीडी जीवन के बहुत सारे साल पार्टी और मां भारती के लिए लगाया है। मैं आज इसको प्रस्तुत करने के लिए ही यहाँ खजुराहो आया हूँ। मित्रों, एक बार वीडी को जिता दीजिए, मैं बताता हूँ ये बहुत बड़ा नेता बनने वाला है, बहुत बड़ा नेता। तो उन्होंने सिर्फ मन से बोल दिया था आपको बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। ये माननीय अमित शाह जी की उस चुनाव में 2019 के पहली रैली थी। पहली रैली उन्होंने खजुराहो के अंदर ही संबोधित की थी। और मुझे याद है कि वो आपकी जब टिकट मिली थी तो कितना भयंकर विवाद हुआ था, बवाल हुआ था, विरोध हुआ। भोपाल के अंदर भी चीज़ें हुई थी। उसके बाद फिर मुझे खजुराहो भेजा तो उन्होंने तय कर लिया था। ये विशेषता है, मैं जो कहा, प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की, नड्डा जी की जो हमेशा विशेषता है कि अपने कार्यकर्ता को अगर कोई काम दिया है तो उसके लिए ताकत देना। तो ये माननीय अमित शाह जी का स्नेह और आशीर्वाद है कि उन्होंने ताकत दी कि ये उस दिन के शब्द पूरे क्षेत्र में, लोकसभा के अंदर लोगों को लगा कि कोई ऐसे ही नहीं आया है। अमित शाह जी का उसे आशीर्वाद है और प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिले ही है समय समय पर। तो इसलिए ये वास्तव में कार्यकर्ता को ताकत देना, ये विशेषता है हमारी लीडरशिप। मगर 2 बड़े चुनाव जीतना, विधानसभा, लोकसभा, फिर एक छिंदवाड़ा का जीतना, उसके बाद भी माने आपके लोग चाहने वाले उम्मीद नहीं कर रहे कि बीडी भाई साहब बड़े आदमी कब बनेंगे? नहीं, ये तो सामान्य तौर पर हमारी एक मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा कर्तव्य है और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस नाते से जो भूमिका निभाते हुए कि चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से हम जीते, तो इसकी तैयारी, और ये मैं ऐसा मानता हूँ कि टीम स्पिरिट है। हम कोई भी काम करते हैं सामूहिक नेतृत्व के साथ, टीम स्पिरिट पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैंने हमेशा, आपने देखा होगा, कभी ये मैंने श्रेय नहीं लिया। हमेशा टीम स्पिरिट की भावना के साथ काम करने वाला हमारा जो नेतृत्व है, उन सब ने मिलकर के प्रयास किए, इसलिए विधानसभा में भी रिकॉर्ड बना और लोकसभा के अंदर भी रिकॉर्ड बना। और कोई भी चुनाव होता है, अभी अमरवाड़ा का लेटेस्ट चुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम मैदान में उतर गई। नहीं तो वो चुनाव बहुत कठिन था हमारे लिए, क्योंकि आंचल कुंड दरबार के जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्ले किया था, ये सामान्य नहीं था, ये बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी चुनाव जीत करके आ गई। ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम स्पिरिट का परिणाम है। अभी आपने बताया था कि जब आप गांव से निकले थे तो पिताजी ने शादी तय कर दी थी। आपने कहा था मैं शादी तो करूंगा नहीं, मगर हमारी भाभी जी, स्तुति भाभी से आपकी शादी हुई अच्छी डॉक्टरेट में, तो वो सब कैसे हो गया? ये मैं जब आपको आज भी एक चीज़ आपके चैनल पर तो कह सकता हूँ जी, मैं जब विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, मेरे मन में कभी ये कल्पना नहीं थी। लेकिन नाना जी ने मुझे एक बार पूछा था कि विद्यार्थी परिषद के बाद क्या करोगे? नाना जी देशमुख। हाँ, नाना जी देशमुख, क्योंकि मेरा महाकौशल का संगठन था, चित्रकूट मेरा बहुत आना जाना होता था और मेरा बहुत संबंध था नाना जी के साथ, में वहाँ काम करता था। तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा कि नाना जी अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। नहीं, बोले विद्यार्थी परिषद के लोग राजनीति में बहुत जाते हैं, तुम भी जाओगे क्या? तो मैंने कहा अभी तो नहीं सोचा है। बोले नहीं, विद्यार्थी परिषद लोग राजनीति में ज़्यादा जाते हैं। उस दिन मुझे नाना जी ने कहा था कि अगर राजनीति करना है और प्रत्यक्ष राजनीति करना है तो आज का समय ये कहता है कि शादी करके जाना प्रत्यक्ष राजनीति में। एक हमारे स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी पर काम करने वाले देश के बहुत हमारे बड़े लीडर हैं महेश चंद्र शर्मा जी। महेश शर्मा जी से ही मैंने एक दिन ऐसे ही
मैं उनके साथ आ रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब चूँकि मैं अब बीजेपी में आ गया और मैं अब महामंत्री हो गया, फुल टाइम एज ए फुल टाइमर तो अब मैं नहीं रहूँगा, ऐसा मानना है कि अब ये एक प्रत्यक्ष राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो भी मेरे जैसे ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं का अनुभव कहता हूँ, मैंने भी शादी की, लेकिन अगर प्रत्यक्ष राजनीति करना है तो विवाह करके जाना ही सबसे अच्छा है। तो मेरे मन के अंदर फिर ये भाव जब आए कि नहीं भाई अगर इधर जाना है तो शायद इस दिशा में, इस रूप में ही जाना चाहिए। तो मुझे ध्यान में कि आदरणीय उमा भारती जी जो मेरी सासू माँ हैं, वो उमा जी की बड़ी मित्र थी, उनने मुझे प्रपोजल, मुझे बहुत पहले से कहती रहती तेरी शादी करना है, तेरी शादी करना है। तो मैंने कहा आप कुछ ही बोलती रहती हो, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता था कि उनके मन में कुछ ऐसा है। तो वो प्रपोजल उन्होंने दिया, उमा जी आपकी सासू? हाँ, उन्होंने प्रपोजल दिया। फिर कुछ बात हुई जहाँ मुझे करनी थी, तो इस आधार पर मैं वैवाहिक जीवन में आया। बहुत बढ़िया, बहुत मैंने हम सब लोगों को देख के बहुत खुशी होती कि आप जब परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, भाभी जी और बिटिया के साथ फोटो आते हैं तो लेकिन ये बड़ी अभी बहुत कठिन है, मैं उतना समय भी नहीं दे पाता। और मुझे लगता है कि वास्तव में जो परिवार को अपने को जो करना चाहिए, थोड़ी सी, क्योंकि व्यस्तता, शादी मेरी बहुत लेट हुई जी जी, और जैसी शादी में सांसद बन गया, सांसद बना, प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो जो समय देना चाहिए वो न्याय में नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी सेक्रीफाइस स्तुति भी करती है और अभी तो मेरी बिटिया भी कर रही है, लेकिन प्रयास में करता हूँ कि आगे धीरे धीरे बड़ी होगी तो आपसे समय मांगा करेगी और तो आप देना भी पड़ेगा आपको, कार्यकर्ताओं से समय लेके। खत्म करते करते आपको एक अच्छा वीडियो और दिखाते हैं। जो गरीब बुंदेलखंड था वो समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। मेरे नागरिक भाई और बहनों, ऐसी एक नहीं, इस मध्य प्रदेश को सौगात माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जोरदार तालियों से पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मेरे लिए बहुत मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव का क्षण था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन वो छतरपुर की रैली को संबोधित करने आए थे, तो मुझे बोलने का उनके सामने अवसर मिला और बोलने के बाद जब मैं पहुंचा तो उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे अच्छा और कोई क्षण जीवन के अंदर नहीं हो सकता। चलिए वाह, ऐसे क्षण, अच्छे क्षण आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहें, लगातार आप तरक्की करें। जो जिम्मेदारी आपको मिली है ऐसी मेहनत और सहजता, सरलता से निभाते रहें। बीडी शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो आए विस्तार न्यूज़ के, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गेस्ट न्यूज़ में आप जो पधारे, हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे इस बार के गेस्ट बीडी शर्मा जी गेस्ट न्यूज़ में, और अगली दफ़ा फिर आपसे किसी नई ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।